हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 2 पर्यावरणीय प्रदूषण इसके बारे में पढ़ाऊंगी। पर्यावरणीय का मतलब पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है, किन किन कारणों से फैल रहा है, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। विकास यानी प्रगति करना मानव का अधिकार है, इसलिए जहाँ और जिसमें विकास हो या दिखलाई पड़े उसे विकसित करने का संपूर्ण यानी पूरी तरह अधिकार है। औद्योगिक क्रांति के बाद विज्ञान की खोजों से यंत्र विज्ञान ने विकास करने के बड़े अवसर यानी मौका प्रदान किए हैं। इस विकास से मानव जीवन में बहुत ही परिवर्तन हुए हैं, बदलाव हुए हैं। सृजनात्मकता यानी रचना निर्माणकर्ता को यंत्र विज्ञान ने ऐसा मोड़ दिया है कि उत्पादन का औद्योगिकरण यानी उद्योग का विकास होने लगा है। बिजली, रेलवे, टेलीफोन, वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम विकास कथा के महत्वपूर्ण पात्र हैं। इसमें कह रहे हैं कि विकास करना मानव का अधिकार है, इसलिए जहाँ भी विकास दिखाई दे या जहाँ पर विकास हो तो उसे विकसित करने का पूरा अधिकार है मानव को। औद्योगिक क्रांति के बाद विज्ञान की खोजों से जो यंत्र बना, यंत्र विज्ञान ने विकास करने के बड़े मौके प्रदान दिए हैं। इस विकास से मानव के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। सृजनात्मकता यानी निर्माण रचना यंत्र विज्ञान ने ऐसा मोड़ दिया है कि उत्पादन का औद्योगिकरण यानी औद्योगिकरण का मतलब तो उद्योग का विस्तार होने लगा है। बिजली, रेलवे, टेलीफोन, वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम विकास कथा के महत्वपूर्ण पात्र हैं, रोल हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्राकृतिक स्रोतों के अमर्यादित यानी जिसकी मर्यादा न हो ऐसे उपयोग से पानी, वनस्पति और हवा में प्रदूषण यानी गंदगी उत्पन्न पैदा हुआ है, प्रदूषण फैला है। उसकी मात्रा इतनी है कि विकास को स्पर्श करने के साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषित कर दे, ऐसा है। इन दोनों को इनके संदर्भ के साथ, संदर्भ का मतलब होता है विषय, देखने और समझने के लिए प्रयास करना जरूरी है। आज भूमि, पानी, हवा, आवाज़ और आकाशीय प्रदूषण खूब बढ़ गया है। उसका बहुत सा विपरीत यानी उल्टा प्रभाव अर्थात असर मानव जीवन और पर्यावरण पर होने लगा है। उद्योगों के शुरू होने से पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के प्रदूषण बढ़ गए हैं, जिसमें हवा, पानी और ज़मीन का प्रदूषण मुख्य माना जाता है। ये तीनों ही हमारे जीवन को टिकाए रखने, स्थिर रखने के लिए मुख्य तत्व है, उपाय हैं। इसमें कह रहे हैं कि प्राकृतिक स्रोतों यानी माध्यमों के अमर्यादित जो मर्यादित से बाहर जाकर उपयोग करने से पानी, वनस्पति और हवा में प्रदूषण पैदा हो गया है, प्रदूषण फैला है, जिसकी इतनी मात्रा है कि विकास को स्पर्श यानी छूने के साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषित कर दे, ऐसा है। इन दोनों को इनके विषय के साथ देखने और समझने के लिए प्रयत्न करना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। आज भूमि, पानी, हवा, आवाज़ और आकाशीय प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। उसका बहुत सा उल्टा प्रभाव मानव के जीवन पर और पर्यावरण पर होने लगा है। उद्योगों के शुरू होने से पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के प्रदूषण यानी गंदगी बढ़ गए हैं, जिसमें हवा, पानी और ज़मीन का प्रदूषण मुख्य माना जाता है। और ये तीनों ही हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही आवश्यक है, मुख्य तत्व हैं। इन्हीं की वजह से हमारा जीवन टिका हुआ है, स्थिर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहला है पानी का प्रदूषण। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उद्योगों को पानी चाहिए। प्रक्रिया में माल बनाने या अन्य उद्देश्यों के लिए यह पानी अस्वच्छ हो जाता है, अर्थात उसे अनुपयोगी यानी बिना कोई उपयोग का न समझकर उसे नदी या नाले या खुली ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है। यह केमिकल युक्त गंदा पानी नदी के पानी को प्रदूषित कर देता है यानी गंदा कर देता है। उद्योगों द्वारा छोड़ा गया पानी नदी के जल प्रवाह को प्रदूषित कर देता है। साथ ही ज़मीन पर फैला पानी ज़मीन में नीचे उतरता है। यह पानी भूगर्भ यानी ज़मीन के नीचे के जल को भी प्रदूषित करता है।
आज शहरीकरण यानी शहर का विस्तार बड़े स्तर पर हो रहा है। शहर की गटरों का पानी भी नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जो पानी के प्रदूषण की बड़ी समस्या यानी मुश्किल उत्पन्न करता है। आज औद्योगिकरण यानी उद्योगों का विस्तार हो रहा है, इसके कारण से बरसात का पानी भी प्रदूषित हो गया है। उद्योगों का धुआं, गंध के रसायन पानी के साथ मिल जाते हैं और पानी को प्रदूषित करते हैं। पानी के प्रदूषण के बारे में बता रहे हैं कि उद्योगों को पानी चाहिए, क्योंकि जो कार्य हो रहा है उसमें माल बनाने या अन्य लक्ष्य उद्देश्यों के लिए यह पानी अस्वच्छ हो जाता है, अर्थात उसे उपयोग का न समझकर उसे नदी, नाले या खुली ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन यह पानी केमिकल युक्त गंदा पानी नदी के पानी को गंदा कर देता है। उद्योगों द्वारा छोड़ा गया पानी नदी के जल प्रवाह को प्रदूषित करता है, दूषित कर देता है। साथ ही ज़मीन पर फैला पानी ज़मीन के नीचे जब उतरता है, सोख लेता है ज़मीन, तो यह पानी ज़मीन के अंदर के जल को भी प्रदूषित करता है। आज शहर का विस्तार बड़े स्तर पर हो रहा है, इसलिए शहरों की गटरों का पानी भी नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जो पानी के प्रदूषण की बड़ी समस्या पैदा करता है। आज उद्योगों का विस्तार होने के कारण बरसात का पानी भी प्रदूषित हो गया है। उद्योगों का धुआं, गंध के रसायन पानी के साथ मिल जाते हैं और पानी को प्रदूषित करते हैं। आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं हम लोग। उद्योगों और कारखानों में उपयोग किया गया गंदा पानी नदी, नाले और ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है, तब पानी में रहने वाले जलचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं। जल में रहने वाले प्राणी को जलचर प्राणी कहते हैं। मछलियों के मरने की कई घटनाएं हमने देखी हैं। समुद्र के अंदर तेल रिसाव से समुद्र का पानी प्रदूषित होता है। रिसाव यानी थोड़ा थोड़ा करके समुद्र के अंदर तेल निकल रहा है। जल प्रदूषण से कॉलेरा, पीलिया, उल्टी जैसे रोग फैलते हैं। शायद आज इसलिए अपने यहाँ यात्रा में, ऑफिस या स्कूल में जाने वाले बच्चों को पानी की बोतल रखनी पड़ती है। हमारी बहुत सी नदियाँ गटर के समान बन गई हैं। नदियों का गंदा पानी खेती के काम में उपयोग किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली फसलें, घास, चारा, साग सब्जी प्रदूषण से भरपूर होती है। और आगे बता रहे हैं कि उद्योगों और कारखानों में उपयोग किया गया गंदा पानी नदी, नाले और ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है, तब पानी में रहने वाले जो प्राणी हैं, जलचर प्राणी, वो नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मछलियों के मरने की कई घटनाएं हमने देखी भी है, सुनी भी है। समुद्र के अंदर से धीरे धीरे तेल निकल रहा है, जिसके कारण समुद्र का पानी भी गंदा होता जा रहा है। जल प्रदूषण से कॉलेरा, पीलिया, उल्टी जैसे रोग फैलते हैं। शायद आज इसीलिए अपने यहाँ जब कोई घूमने के लिए कहीं जाता है, यात्रा पे या ऑफिस में जाता है या स्कूल में जाने वाले बच्चे बाहर की पानी न पीकर बोतल की पानी लेकर जाते हैं, उनको अपने पास रखना पड़ता है। हमारी बहुत सी नदियाँ गटर के समान बन गई, यानी इतनी गंदी हो गई हैं। नदियों का गंदा पानी खेती के काम में उपयोग किया जाता है, जिसका यह परिणाम होता है कि उत्पन्न होने वाली फसलें, घास, चारा, साग सब्जी प्रदूषण से भरपूर होती हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति या राजनेता, किसान, उद्योगपति, शिक्षित व्यक्ति, कारीगर या कर्मचारी प्रजा के हित अर्थात भलाई के विरुद्ध कार्य करने में थोड़ा सा भी हिचकते नहीं हैं, संकुचाते नहीं हैं। उद्योग के पानी को शुद्ध करके नदी, नाले में छोड़ना चाहिए। सरकार को उद्योग पर कड़े यानी सख्त नियंत्रण यानी रोक रखना चाहिए। हमें पानी का विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिए। और करें कि प्रत्येक वर्ग यानी हर वर्ग के व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो, किसान हो, उद्योगपति हो, शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति हो, कारीगर हो या कर्मचारी हो, प्रजा के भलाई के खिलाफ कार्य करने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते हैं। अगर उद्योगों के पानी को शुद्ध करके, साफ करके नदी, नाले में छोड़ना चाहिए। सरकार को उद्योगों पर कड़े सख्त नियंत्रण रखना चाहिए और हमें पानी का सही ढंग से
ज्ञान के साथ विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए। आगे दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हवा का प्रदूषण। हवा के प्रदूषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये किस तरह प्रदूषित होता है। आज पानी की तरह हवा का प्रदूषण भी संसार में बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। प्रत्येक शहर और कितने ही ग्रामीण यानी गाँवों के क्षेत्रों में निश्चित प्रकार के उद्योग विकसित हुए हैं। उद्योगों में से छोड़ी जाने वाली गैसें, धुआं हवा में मिलने से हवा का प्रदूषण होता है। आज खनिज तेल का उपयोग भी खूब बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन हवा में धुआं और गैसें जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजोपायरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, जिससे हवा में ऐसी गैसों का प्रमाण यानी मात्रा खूब बढ़ गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आज पानी की तरह हवा का भी प्रदूषण संसार में बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है, कठिनाई पैदा कर रहा है। प्रत्येक यानी हर एक शहर और कितने ही गांव के क्षेत्रों में निश्चित प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। उद्योगों से छोड़ी जाने वाली गैसें, धुआं हवा में मिलने से हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। आज खनिज तेल का उपयोग खूब बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जो वाहन हैं, गाड़ियां हैं, हवा में धुआं तथा गैसें छोड़ते हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजोपायरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, जिससे हवा में ऐसी गैसें का मात्रा खूब बढ़ गया है। आगे हम लोग इसके विषय में पढ़ते हैं। आज जंगल के अत्यधिक प्रमाण में कटने से हवा का प्रदूषण बढ़ रहा है। वृक्ष और वनस्पतियाँ कम होने से हवा में धूल के रजकण का मतलब होता है धूल के छोटे छोटे कण उड़कर मिल जाते हैं। वृक्ष कम होने से जहरीली गैस CO2 का प्रमाण यानी मात्रा बढ़ने लगा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। करें आज जंगल के अधिक प्रमाण यानी मात्रा में कटने से हवा का प्रदूषण बढ़ रहा है। वृक्ष और वनस्पतियाँ कम होने से हवा में धूल के छोटे छोटे कण उड़कर मिल जाते हैं। वृक्ष कम होने से जहरीली गैस CO2 का प्रमाण यानी मात्रा बढ़ने लगा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्या कठिनाई उत्पन्न यानी पैदा हो गई है। आगे हम लोग पढ़ते हैं हवा के प्रदूषण से फेफड़े की बीमारी, दम, सांस का चढ़ना जैसे रोग होते हैं। हवा में उड़ने वाले धूल के कण से सर्दी, खांसी जैसे रोग होते हैं। अधिक प्रदूषण होने के कारण दम घुटने के कारण बहुत से प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। हवा के प्रदूषण के कारण गर्मी की मात्रा भी बढ़ रही है। कभी कभी ऐसी गैसों का बरसात में मिल जाने के कारण एसिड की बरसात होती है, जो वनस्पतियों और प्राणियों को खूब नुकसान पहुंचाती है। हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाने चाहिए। योग्य यानी उचित प्रमाण यानी मात्रा में धुआं या जहरीली गैस फिल्टर हो ऐसे साधन माध्यम विकसित करने चाहिए। पर्यावरण जागृति का अभियान चलाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के प्रति सरकार को सख्त अर्थात कठोर कदम उठाने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर बंद भी कर देने चाहिए। पेट्रोल डीजल का आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। प्रदूषण मुक्त हो ऐसी CNG और PNG का उपयोग करना चाहिए। वाहनों में PUC का चुस्त यानी सही ढंग से पालन करवाना चाहिए। करें कि हवा के प्रदूषण से फेफड़े की बीमारी, दम, सांस यानी दमा का जो लोगों का सांस फूलने लगता है, दमा की बीमारी हो जाती है, ऐसे रोग होते हैं। हवा में उड़ने वाले धूल के कण से सर्दी, खांसी जैसे रोग होते हैं। अधिक प्रदूषण होने के कारण दम घुटने के कारण बहुत से प्राणियों की मृत्यु तक हो जाती है। हवा के प्रदूषण के कारण गर्मी की प्रमाण बढ़ जाती है, गर्मी अत्यधिक बढ़ रही है। कभी कभी ऐसी गैसों का बरसात में मिल जाने के कारण एसिड की बरसात होती है, जो वनस्पतियों यानी पेड़ों पौधों और प्राणियों को खूब नुकसान पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है। इसके लिए कह रहे हैं कि हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाने चाहिए। योग्य जो उचित मात्रा में धुआं या जहरीली गैस फिल्टर हो ऐसे माध्यम का विकास करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति लोगों को जगाने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले यानी नियमों को तोड़ने वाले
उद्योगों के प्रति सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बंद भी करवा देना चाहिए। पेट्रोल डीजल का जितना आवश्यकता हो उसके अनुसार ही उपयोग लोगों को करना चाहिए। प्रदूषण मुक्त हो ऐसे सीएनजी और पीएनजी का उपयोग करना चाहिए। वाहनों में पीयूसी का सही ढंग से पालन करवाना चाहिए। आगे हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, जमीन का प्रदूषण। जमीन के प्रदूषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जमीन का प्रदूषण आसानी से दिखलाई नहीं पड़ता, फिर भी आज विकसित संसार में जमीन का प्रदूषण खूब अधिक प्रमाण यानी मात्रा में बढ़ चुका है। विकसित उद्योगों द्वारा गटर के पानी को खुली हुई जमीन पर छोड़ देने से जमीन का प्रदूषण बढ़ता है। उद्योग तथा कारखाने वाले अपनी आवश्यकता से अधिक जमीन प्राप्त करते हैं, जो इनके कहने के अनुसार भविष्य के विकास के लिए होता है। कह रहे हैं कि जमीन का प्रदूषण आसानी से दिखलाई नहीं पड़ता है, फिर भी आज विकसित यानी विकास कर रहे संसार में जमीन का प्रदूषण खूब अधिक मात्रा में बढ़ चुका है। विकसित उद्योगों द्वारा गटर के पानी को खुली हुई जमीन पर छोड़ देने से जमीन का प्रदूषण बढ़ता है। उद्योग तथा कारखाने वाले अपनी आवश्यकता से अधिक जमीन प्राप्त करके यानी खरीद कर रखते हैं और इनके कहने के अनुसार ये भविष्य के विकास के लिए उसको छोड़ देते हैं। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उद्योगों का विकास जब अच्छी खेती करने योग्य जमीन पर होता है तब वह जमीन को नुकसान करता है। उद्योग अपने अनुपयोगी ठोस कचरे को जमीन में डालते हैं। आज पॉलीथीन यानी प्लास्टिक का उपयोग खूब अधिक मात्रा में होने लगा है। प्लास्टिक जमीन के अंदर सड़कर नष्ट नहीं होता बल्कि जमीन को नुकसान पहुंचाता है। शहरी कचरा जिसमें खोखा प्लास्टिक, स्क्रैप और रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो उड़कर अच्छी जमीन व खेतों में पहुंच जाते हैं और जमीन प्रदूषित करते हैं। किसानों द्वारा अधिक प्रमाण उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग अधिक प्रमाण में हो रहा है, जो जमीन को बिगाड़ने और पर्यावरण को नुकसान करने में बहुत बड़ी भूमिका अर्थात रोल निभा रहे हैं। इसके बारे में बता रहे हैं कि उद्योग का विकास जब अच्छी तरह खेती करने योग्य जमीन पर होता है तब वह जमीन को नुकसान पहुंचाता है। उद्योग अपने अनुपयोगी ठोस यानी जो उपयोग में नहीं ऐसे ठोस कचरे को ज़मीन में डाल देते हैं। आज पॉलीथीन यानी प्लास्टिक का उपयोग खूब अधिक मात्रा में होने लगा है। प्लास्टिक ज़मीन के अंदर सड़ता नहीं, नष्ट नहीं होता बल्कि ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है। शहरी कचरा जिसमें खोखा प्लास्टिक, स्क्रैप और रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो उड़कर ज़मीन व खेत में पहुंच जाते हैं और ज़मीन को प्रदूषित करते हैं। किसानों द्वारा अधिक मात्रा में उत्पादन अर्थात पैदावार प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं अधिक मात्रा में, जिसके कारण वो ज़मीन को बिगाड़ने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बहुत बड़ी भूमिका अर्थात रोल निभा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। आज उद्योगों और गटरों के पानी का उपयोग उपजाऊ ज़मीन में होने से उसमें तैयार होने वाला अनाज, साग सब्जी दूषित होती है, जिसके कारण टीबी, हड्डी से संबंधित रोग होते हैं। उपजाऊ ज़मीन कम हो जाने से अनाज की कमी उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। ज़मीन में प्लास्टिक के मिलने से और कारखानों का पानी सूक्ष्म यानी छोटे छोटे जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। उद्योगों का घन कचरा भी सूक्ष्म छोटे जीवाणुओं के लिए घातक यानी खतरनाक बन रहा है। यही जीवाणु जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, परंतु उनके नाश हो जाने से जमीन अनुपजाऊ हो जाती है। हम जमीन प्रदूषण को रोक सके ऐसे हैं, हमें प्लास्टिक और केमिकल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। उपजाऊ ज़मीन में उद्योगों की स्थापना नहीं करनी चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद, देसी खाद का उपयोग करना चाहिए। जंतुनाशक दवाओं का उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए। अनुपयोगी प्लास्टिक और ठोस कचरों को जला करके या पुनः उपयोग करके उसका नाश या दोबारा उपयोग करना चाहिए। परंपरागत स्रोतों यानी माध्यमों का उपयोग करना चाहिए।
कि हरित मित्र नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए जो पानी की बचत करे और प्रदूषण को भी रोके, जैसे टपक सिंचाई पद्धति। इसमें बताया गया है कि आज उद्योगों और गटरों के पानी का उपयोग उपजाऊ जमीन में होने से उसमें तैयार होने वाले अनाज, साग सब्जी दूषित होती हैं, जिसके कारण से टीबी, हड्डी से संबंधित बीमारी होते हैं। उपजाऊ जमीन कम हो जाने से अनाज की कमी उत्पन्न यानी पैदावार होने की संभावना बढ़ जाती है। जमीन में प्लास्टिक के मिलने से और कारखानों का पानी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। उद्योगों का घन कचरा भी सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए खतरनाक बन रहा है। यह जीवाणु जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, परंतु उनके नाश हो जाने से जमीन अनुपजाऊ यानी जो उपजाऊ न हो ऐसी हो जाती है। हम जमीन प्रदूषण को रोक सके ऐसे हैं हमें प्लास्टिक और केमिकल का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। उपजाऊ जमीन में उद्योगों की स्थापना नहीं करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद, देसी खाद का उपयोग करना चाहिए। जंतुनाशक दवाओं का उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए। अनुपयोगी प्लास्टिक यानी जो उपयोग में नहीं आने वाले ऐसे प्लास्टिक और ठोस कचरे को जला करके या पुनः यानी फिर से उपयोग करके उसका नाश या दोबारा उपयोग करना चाहिए। परंपरागत यानी जो हमें सदियों से चला आ रहा है ऐसे माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। हरित क्रांति मित्र नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए जो पानी की बचत करे और प्रदूषण को भी रोके, जैसे करे टपक सिंचाई पद्धति। टपक सिंचाई पद्धति का मतलब होता है वाल्व, पाइप, नलियों तथा एमीटर का नेटवर्क। एक पाइप सीधे फैला दिया जाता है खेतों में, उसके से शाखाएं अलग अलग निकाल दिए जाते हैं और उस शाखाओं से ही कम पानी में ही खेतों की सिंचाई अच्छी तरह से हो जाती है। उसे टपक सिंचाई पद्धति कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि यानी आवाज़ का प्रदूषण, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वायु और जल प्रदूषण के अलावा ध्वनि का प्रदूषण खूब बढ़ गया है। कारखानों में चलने वाले यंत्र यानी मशीन, वाहनों के आवाज़ के कारण जो आवाज़ उत्पन्न होती है वह बहुत अधिक होती है, जो आवाज़ का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। हमारे देश की प्रजा और समग्र यानी पूरा विश्व जो है उसमें रहने वाले प्रजा उत्सव प्रिय हैं। आज पूरे विश्व में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं जिसमें बड़े लाउड स्पीकर और बैंड बाजा, ढोल आदि बजाने से डीजे का ध्वनि प्रदूषण होता है। कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के अलावा ध्वनि प्रदूषण का भी खूब मात्रा बढ़ गया है। कारखानों में चलने वाले मशीन, वाहनों के आवाज़ के कारण जो आवाज़ पैदा होती है वह बहुत ही अधिक होती है, जो आवाज़ का प्रदूषण पैदा करते हैं। हमारे देश की प्रजा और पूरा विश्व उत्सव प्रिय है। आज पूरे विश्व में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं जिसमें बड़े लाउड स्पीकर और बैंड बाजा, ढोल आदि बजाने, डीजे द्वारा ध्वनि का प्रदूषण होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। चुनाव या खेल में विजय होने पर अधिक मात्रा में पटाखे फोड़ना, बाजा बजाने से ध्वनि का प्रदूषण होता है। शहरों में बस, रिक्शा, द्विचक्री यानी 2 चक्र वाला चक्के वाला वाहन अधिक मात्रा में होते हैं। 4 रास्ता गलत जगह पार्किंग करने से इन वाहनों की भीड़ होती है जो ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। समुद्र, बड़ी नदियों में जहां बड़े जहाज, सबमरीन चलते हैं वे उस जल में भी आवाज़ का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। और कह रहे हैं कि चुनाव या खेल में जब लोग जीत जाते हैं, उनकी विजय होती है, तो ऐसे समय में भी अधिक मात्रा में लोग पटाखे फोड़ते हैं, बाजा बजाते हैं, जिसके कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है। शहरों में बस, रिक्शा, 2 पहिए वाले वाहन अधिक मात्रा में होते हैं। 4 रास्ता गलत जगह पर गाड़ी पार्किंग करना यानी खड़े करने से इन वाहनों की भीड़ होती है जो ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। समुद्र और बड़ी नदियों में जहां बड़े जहाज, सबमरीन चलते हैं वे उस जल में भी आवाज़ का प्रदूषण पैदा करते हैं। आगे है ध्वनि प्रदूषण से तेज आवाज़ के कारण बहरापन आने के अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत यानी उल्टा प्रभाव पड़ता है।
चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। अत्यधिक आवाज़ से प्रकृति पर विपरीत यानी उल्टा प्रभाव पड़ता है। अनेक कीड़े और जीवाणु जो हमारे लिए उपयोगी हैं उनका नाश हो जाता है। अस्पताल, विद्यालय या दवाखाना के पास नो हॉर्न या साइलेंस प्लीज जैसे चिन्ह हमें लगाने पड़ते हैं। वह वास्तव में ध्वनि प्रदूषण के प्रतिबंध यानी रोक को दर्शाता है। करें ध्वनि प्रदूषण से तेज आवाज़ के कारण बहरापन यानी न सुनाई देने वाले बीमारी, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर उल्टा असर पड़ता है। चिड़चिड़ापन लोगों के अंदर बढ़ जाता है। अत्यधिक आवाज़ से प्रकृति पर उल्टा असर पड़ता है। अनेक कीड़े और जीवाणु जो हमारे लिए उपयोगी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अस्पताल, विद्यालय या दवाखाना के पास नो हॉर्न या साइलेंस प्लीज जैसे चिन्ह हमें लगाने पड़ते हैं जो वास्तव में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने को दर्शाता है। आगे है, नागरिक स्वयं समझने की आदत डाले, यही इसका उपाय है। हमें उत्सव प्रसंग के समय बहुत अधिक आवाज़ करने वाले वाद्य यंत्र को नहीं बजाने चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, वाहनों की सही समय पर सर्विस मरम्मत करा लेनी चाहिए, पीयूसी के नियम कड़े बनाने चाहिए, जनसंख्या घनत्व को नियंत्रण में रखना चाहिए, उद्योगों की आवाज़ को नियंत्रित करने के लिए वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, वाहनों के आवाज़ को नियंत्रण में लाने के लिए मार्ग के दोनों ओर वृक्ष लगाना चाहिए, मार्ग चौड़े बनाने चाहिए, जहां अधिक ट्रैफिक की समस्या हो वहां वन वे बनाना चाहिए। अपनी समय सूचकता और समझदारी ही हमें प्रदूषण से बचा सकती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नागरिक स्वयं यानी खुद समझने की आदत डाले, यही इसका उपाय है। हमें उत्सव प्रसंग यानी शादी विवाह के समय बहुत अधिक आवाज़ करने वाले वाद्य यंत्र को नहीं बजाने चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, वाहनों को सही समय पर उसकी सर्विस करा लेनी चाहिए, मरम्मत करा लेनी चाहिए, पीयूसी के नियम कड़े होने चाहिए, जनसंख्या घनत्व जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, काबू रखना चाहिए, उद्योगों की आवाज़ को नियंत्रण करने के लिए वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए यानी वन को बढ़ाना चाहिए, वाहनों की आवाज़ को नियंत्रण में लाने के लिए मार्ग के दोनों ओर वृक्ष लगाने चाहिए अर्थात पेड़ लगाने चाहिए, मार्ग चौड़े बनाने चाहिए, जहां अधिक ट्रैफिक की समस्या हो वहां वन वे बनाना चाहिए। अपनी समय सूचकता यानी सूचना और समझदारी से ही हमें प्रदूषण से बचा सकती है। आगे पढ़ते हैं। पानी कितना अमूल्य है अर्थात कीमती है यह सभी समझते हैं, फिर भी मिनरल वाटर खरीदते समय हम पानी के संकट को गंभीरता पर ध्यान नहीं देते। सवाल केवल पानी का नहीं है। गांधी जी ने कहा था, जल, जमीन और जंगल ये सामूहिक स्रोत हैं, इनके ऊपर सबका समान अधिकार है, इन्हें व्यापार की वस्तु बनाना नैतिक अपराध है। मानव निर्मित समस्याओं में पानी का प्रदूषण सबसे आगे है, जिसका उत्तर खोजना हमारी सामूहिक जन चेतना की जिम्मेदारी बन गई है। आज प्रदूषण के लिए सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाने योग्य उपाय करना ही पड़ेगा। इसमें बता रहे हैं कि पानी कितना कीमती है सभी जानते हैं, फिर भी मिनरल वाटर खरीदते समय हम पानी के मुश्किल को, कठिनाई की गंभीरता पर ध्यान नहीं देते हैं। सवाल खाली पानी का नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि जल, जमीन और जंगल ये तीनों ही सामूहिक स्रोत है, साधन है, इनके ऊपर सबका एक समान अधिकार है, इन्हें व्यापार की वस्तु बनाना गलत है, जुर्म है। मानव निर्मित यानी मानव द्वारा निर्मित समस्याओं में पानी का प्रदूषण सबसे आगे है, जिसका उत्तर खोजना सभी के सामूहिक यानी एक साथ सभी की जिम्मेदारी बनती, सभी को इसके प्रति जागना चाहिए, जिम्मेदार बनना चाहिए। आज प्रदूषण के लिए सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाने योग्य यानी उचित उपाय अर्थात हल करना ही पड़ेगा। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा
इसका जो प्रश्न उत्तर होगा आपको दे दिया जाएगा। लेसन जो भी मिलता है आप लोग को पूरा करके रखना है। विद्यालय में जब भी आप लोग आओगे तो आपका लेसन चेक होगा। आगे का पार्ट मैं आगे की वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।